फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही शानदार सा टॉपिक, पेमेंट ऑफ टैक्स। सर, ये पेमेंट ऑफ टैक्स में आखिरकार क्या पढ़ना है? तो पेमेंट ऑफ टैक्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी में हमारे पास टोटल 3 लेजर होते हैं, ई लाइबिलिटी लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर। ई लाइबिलिटी लेजर में आपकी जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो सब आती है। ई लाइबिलिटी लेजर में जनरली 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए रहती है हमारी रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज और पार्ट बी रहती है हमारी अदर लाइबिलिटीज। ई लाइबिलिटी में आउटपुट टैक्स, आरसीएम, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सारी लाइबिलिटीज आपको दिखेगी। उसके बाद सेकंड लेजर आता है हमारा ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर का कंट्रोल असेसी के पास, क्लाइंट के पास नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता का मतलब है मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ई क्रेडिट लेजर कैसे आता है? जब सामने वाला जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जीएसटीआर 2B में दिखेगा, और जैसे ही मुझे जीएसटीआर 2B में दिखेगा इसका मतलब है वो बैलेंस कहां चला गया? ई क्रेडिट लेजर में चला गया। एक और चीज, जो टैक्स हमने आरसीएम में पे करा, तो वो आरसीएम में जो टैक्स पे करा वो भी आपको रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? ई क्रेडिट लेजर में। अब सपोज करो ई लाइबिलिटी में 20,000 पे करना है और ई क्रेडिट में 8,000 है, तो नेट में 20,000 में से 8,000 गए, कितने बचे? 12,000। ये 12,000 पहले आपको ई कैश लेजर में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और जैसे ही आप 12,000 ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद आप पेमेंट कर देना इस 12,000 का। बोलो, इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद एक और बेसिक बात, जीएसटी में मेजर हेड्स और माइनर हेड्स होते हैं। तो जब भी हम ई कैश लेजर में चालान क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको एक ऐसा ढांचा दिखेगा। मेजर हेड्स, 4 मेजर हेड्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। और माइनर हेड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। अब पेमेंट करने का मैकेनिज्म होता है। हो सकता है आपको सीजीएसटी के टैक्स में डालना हो तो इधर डाल देना, हो सकता है सर आपको इंटरेस्ट में डालना हो तो इधर डाल देना। ठीक है, अब आ जाओ भाई हमारे चैप्टर पे। पेमेंट ऑफ टैक्स से मैंने आपको बेसिक बात बता दी। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे ई कैश लेजर में कैसे कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो सर ई कैश लेजर है क्या? देखो, ई कैश लेजर इज जस्ट लाइक योर फोन पे वॉलेट। जैसे वो यूपीआई लाइट आजकल चल रहा है ना, तो बस वैसे ही आपका ई कैश लेजर। इसमें आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पे कर पाओगे। जीएसटी में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपने डिपॉजिट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 12,000 सरकार को देने, तो फर्स्ट आई हैव टू डिपॉजिट इन ई कैश लेजर, देन इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम माय ई कैश लेजर। मतलब वॉलेट में डालना कंपलसरी है, उसके बिना पेमेंट नहीं कर पाओगे। अब ई कैश लेजर में सर कैसे कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो? तो बहुत सारे तौर तरीके हैं। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और ओवर द काउंटर। अब ये सारी चीजों में तो कोई लिमिट नहीं है, पर क्या मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूं? हाँ, इसी को बोलते हैं हम ओवर द काउंटर, कि आप चाहें तो कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? पहले चालान निकालना पड़ता है और नजदीकी ऑथोराइज बैंक में जाना पड़ता है, और जब भी हम नजदीकी ऑथोराइज बैंक में जाओगे उनको आप कैश दे देना, वो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी पेमेंट कर देंगे। पर ओवर द काउंटर में इन्होंने एक लिमिट रखी है, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। इसका मतलब ध्यान से समझना कि अगर ओवर द काउंटर पेमेंट है तो आप 10,000 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। मतलब कैश डिपॉजिट इससे ज्यादा नॉट अलाउड। फिर आप ऊपर वाले में आ जाओ, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें आ जाओ। अच्छा, 10,000 पर चालान और पर टैक्स पीरियड, मतलब अप्रैल महीने का भी 10,000 कर सकते हो, मई का 10,000, जून का 10,000, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे 10,000 की लिमिट नहीं देखी जाएगी और आप 10,000 से ज्यादा भी ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो। सर, ऐसी कौन कौन सी जगह है हाँ जहां हम 10,000 से ज्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं? तो भाई सबसे पहले, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूस रिकवर करना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज हो गई है, प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट चार्ज क्रिएट हो गया है,
अब उस केस में हम ये तो नहीं बोल सकते प्रॉपर ऑफिसर को कि लॉ में लिखा हुआ है 10,000 रुपए, तो अब आप अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच भी रही हो तो 10,000 रुपए ले लो और बाकी पैसे दे दो। नहीं सर, यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने हो वहां पे ये वाली लिमिट नहीं देखी जाएगी। सर कोई भी एडहॉक डिपॉजिट लेना हो ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट, कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फॉर द टाइमिंग हमने बोला एडहॉक डिपॉजिट दो, तो वहां पे भी 10,000 की लिमिट नहीं देखी जाएगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 10,000 की लिमिट नहीं देखी जाएगी। एनी पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, वहां पे भी ये लिमिट नहीं देखेंगे। और प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज, अगर वो अथॉरिटी है तो वो भी हम 10,000 की लिमिट नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सर ये चालान के थोड़े से और एस्पेक्ट्स बताओ। सबसे पहले चालान क्रिएट होता है फॉर्म PMT 06 में। अभी हम कॉमन पोर्टल नहीं देखेंगे, क्लास में हमने कॉमन पोर्टल से देखा था कि कैसे क्या चालान क्रिएट होता है। जैसे ही आप चालान क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको स्टीपिन मिलता है। अब चालान में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, उस हिसाब से आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपने चालान क्रिएट करा तो आएगा आपके पास कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि रहेगा आपका 14 डिजिट्स का और जिसकी वैलिडिटी रहेगी हमारी 15 डेज। उसके बाद सीपिन के बाद सिन नंबर रहता है। सीपिन के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, ये जनरली कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दिस इज नॉट चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस सीपिन के बाद 4 डिजिट और बैंक कोड की ऐड हो जाती है और टोटल 18 डिजिट का बन जाता है आपका, पता है क्या, सिन नंबर। सिन नंबर इज चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो जाके आपका क्रिएट होता है सिन नंबर। ठीक है सर। फिर आता है आपका एक बैंक रेफरेंस नंबर, जो बैंक के द्वारा जनरेट होता है ट्रांजैक्शन नंबर, उसी को बोलते हैं बैंक रेफरेंस नंबर। एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। सर अब ये इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है? देखो, जितनी भी ऑथराइज बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट का खाता बनाना पड़ेगा कि हम कौन से खाते में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके लिए कोई खाता तो होना चाहिए। तो GST CBIC बोलता है कि जो भी ऑथराइज बैंक है उन्हें एक ब्रांच को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है। और ये जो EFP है ना, ये जो एक ब्रांच है, इसको मेजर हेड्स के लिए अकाउंट खोलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक ब्रांच डिक्लेयर कर दी एज EFPB, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको 1, 2, 3, 4 ये 4 मेजर हेड्स में अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक CGST का, एक या तो SGST का या तो UTGST का, डिपेंड करता है, और एक IGST का और एक कंपनसेशन सेस का। ऐसे इनको अकाउंट खोलने पड़ेंगे। उसके बाद NEFT, RTGS, IMPS ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल एक्ट एज EFPB। MC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर चालान की वैलिडिटी, चालान की वैलिडिटी आपकी 15 दिन। अब बहुत बार क्या होता है ना, हम कब माने कि पैसा E-कैश लेजर में क्रेडिट होगा? जब हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है कि जब गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। तो लॉ मेकर बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि आपके अकाउंट से डेबिट होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता, जब तक हम आपका डेबिट नहीं मानेंगे। इसका मतलब है सर, E-कैश लेजर में आपको तभी रिफ्लेक्ट होगा जब गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो, नो मैटर आपके अकाउंट से डेबिट हो गया। अब बहुत बार क्या होता है ना, बेचारे क्लाइंट के अकाउंट से डेबिट हो जाता है और पैसा बैंक में अटक जाता है बीच में। हुआ होगा आपके साथ भी, जब आप फोन पे UPI ट्रांजैक्शंस करते होंगे तो बहुत बार न तो पैसा सामने वाले को पहुंचा, पर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, तो पैसा गया तो गया कहां, वो बीच में बैंक्स में पड़ा रहता है। तो वैसा ही सर GST में भी होता है। तो यहां पे इन्होंने हमें एक मैकेनिज्म दिया है। इन्होंने बोला है कि अगर बैंक सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं कर रही, तो बैंक अगर सिन नंबर GST वालों को नहीं बता रही,
तो ये जो ई कैश लेजर है इसको हम अपडेट कर देंगे एक वेबसाइट से, दैट इज ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। ये ध्यान रखना कि सर ये वेबसाइट है ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई, ये जरूरत पड़ सकती है अगर बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी पोर्टल वालों को अपडेट नहीं करती है, ठीक है। और सर वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि डेट ऑफ डेबिट इन ई कैश लेजर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेट ऑफ डिपॉजिट। आपने जब डिपॉजिट करा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जब सरकार को क्रेडिट होगा हमको तो उसी से लेना देना है, ठीक है। सर ई कैश लेजर में कुछ कुछ और बातें, एक होता है मेजर हेड, एक होता है माइनर हेड। मेजर हेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस, और ये माइनर हेड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स, ये जो मैंने आपको बताया। अब बहुत बार क्या होता है ना, सपोज करो 2000 रुपए मुझे इंटरेस्ट कॉलम में डालने थे और मैंने गलती से टैक्स कॉलम में डाल दी, तो अब क्या पहले 2000 का रिफंड लो फिर इंटरेस्ट कॉलम में डालो? ऐसा नहीं। लॉ मेकर बोलता है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो इंटरेस्ट कॉलम में विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्म, दैट इज जीएसटी पीएमटी 09। तो इस फॉर्म से आप कोई भी मेजर हेड का अमाउंट किसी भी माइनर हेड में डाल सकते हो। इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक कहें तो ये टैक्स है हमारा माइनर हेड ऑफ मेजर हेड सीजीएसटी, ये पैसा ट्रांसफर हो सकता है अंडर अनदर माइनर हेड दैट इज इंटरेस्ट ऑफ सीजीएसटी। सर 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 क्या ये 2000 हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ राजा, ये 2000 आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म कौन सा? जीएसटी पीएमटी 09। तो ये जो जीएसटी पीएमटी 09 है बड़ा ही शानदार फॉर्म है जो आपकी मदद करता है पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करने में। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि मेरी कोई पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर मेरी टैक्स में कोई पेंडिंग लाइबिलिटी है और अगर आपने यहां पे डिपॉजिट करा और अब आप चाह रहे हो कि सर हम ट्रांसफर करें, तो अब ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि सर आपकी पुरानी लाइबिलिटी ऑलरेडी है, तो उसके लिए तो आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, तो उस केस में ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। एक और चीज, सर मेरे दो डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन आप समझते ही होंगे कि यार अगर मेरा एक एमपी में है एक महाराष्ट्र में जीएसटी नंबर है, तो ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों जीएसटी नंबर क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं चाहता हूं मैं एमपी वाले पोर्टल से महाराष्ट्र वाले पोर्टल में डिपॉजिट करना चाहता हूं, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो राजा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएसटी पीएमटी 09। बस शर्त एक ही है कि आपकी कोई अनपेड लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्म बड़ा ही जोरदार है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो सर, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर टू द ई कैश लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। एक और चीज, एक बहुत बारीक बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर मेरा पैसा एसजीएसटी के टैक्स में पड़ा हुआ है एमपी और मेरे एक डिस्टिंक्ट पर्सन है महाराष्ट्र में, क्या मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूं? राजा, ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये एमपी एसजीएसटी का पैसा है और ये महाराष्ट्र एसजीएसटी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप सेंट्रल का ट्रांसफर करो, आईजीएसटी का ट्रांसफर करो, कंपनसेशन सेस का ट्रांसफर करो, पर ये जो एसजीएसटी का पैसा है ना, इधर सिर्फ ये जैसे एमपी का 2000 रुपए, ठीक है, मैं इसमें कर सकता हूं, हाँ इसमें कर सकता हूं, हाँ इसमें कर सकता हूं, हाँ इसमें भी कर सकता हूं, हाँ, पर सर जो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना उसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर फिर वो एसजीएसटी एमपी और एसजीएसटी महाराष्ट्र अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो यार ध्यान से, सर नो सच ट्रांसफर शैल बी अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी इन ई लाइबिलिटी लेजर। ठीक है। एक और चीज, सर ये फॉर्म किस किस के लिए यूज हो सकता है? तो फर्स्ट, गलत एरोनियस डिपॉजिट कर दिया अंडर एनी माइनर हेड ऑफ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम और अदर मेजर हेड्स, तो गलती से मिस्टेक हो गया तो आप दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो।
सर कोई पैसा अनयूटिलाइज्ड है, यूज में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दूसरे हेड में यूज में आ रहा है तो वहां डाल दो। और सर यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर CGST IGST फॉर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, पर एक SGST का पैसा MP SGST का पैसा महाराष्ट्र SGST में नहीं जा सकता है। बोलो माता रानी की जय। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लेजर ई लाइबिलिटी लेजर। देखो ई लाइबिलिटी लेजर में सारी लाइबिलिटीज आती हैं, एक होती है रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी और एक होती है अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी। इंपॉर्टेंट ई लाइबिलिटी लेजर में पता है क्या है कि हम टैक्स का डिस्चार्ज कैसे करेंगे, कि पहले कौन सा पेमेंट करना है फिर कौन सा पेमेंट करना है। तो एक चीज याद रखना, पहले आप पुराने पाप क्लियर करोगे और पुराने पापों में भी पहले आप टैक्स का पाप क्लियर करोगे। तो फर्स्ट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज। अदर ड्यूज का मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। तो सबसे पहले यू हैव टू पे सेल्फ असेस्ड टैक्स जो आपने खुद ने निकाला, फिर अदर ड्यूज, उसके बाद पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। तो पहले पुराने पाप फिर नए पाप, और पुराने पाप और नए पाप क्लियर हो जाए उसके बाद आप सेक्शन 73 और 74 की लाइबिलिटी को क्लियर करोगे। सेक्शन 73 शो कॉस्ट नोटिस अदर देन फ्रॉड और 74 इज शो कॉस्ट नोटिस फॉर फ्रॉड, जिसको आप फाइनल में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 73 शो कॉस्ट नोटिस और 74 शो कॉस्ट नोटिस। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको चाहिए तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन भी करा है। देखो, प्रायोरिटी इज फिक्स्ड, सेल्फ असेस्ड टैक्स, फिर अदर ड्यूज, फिर करंट, फिर अदर ड्यूज, फिर सेक्शन 73 और 74। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है सर, ई लाइबिलिटी लेजर हो गया, ई कैश लेजर हो गया। इसके बाद थोड़ा डिस्कशन ई क्रेडिट लेजर का, बहुत ही सिंपल है। ई क्रेडिट लेजर मतलब जो भी आपका ITC का अमाउंट है। अब एक चीज याद रखना, ITC का अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। वापस बोलो मेरे साथ, ITC का अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। इसका मतलब है ये ITC का अमाउंट आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अगर आपको देना है तो आपको कंपलसरी ई कैश लेजर से ही देना पड़ेगा। एक और चीज, जो भी आपकी RCM की लाइबिलिटी है उस RCM लाइबिलिटी को भी कंपलसरी आपको ई कैश लेजर से ही देना पड़ेगा, क्योंकि RCM लाइबिलिटी खुद एक ITC है और ITC कैन नॉट बी यूज फॉर ITC। ITC कैन बी यूज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो ये ध्यान रखना, पेनल्टी, RCM एंड इंटरेस्ट कैन नॉट पेड थ्रू ई क्रेडिट लेजर। तो जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ध्यान रखना कि हम आउटपुट टैक्स लेस ITC और आखिरी में ऐड RCM लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको ITC चैप्टर में सिखाया था कि हाउ टू डील विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सर कोई रिफंड है, फॉर सपोज करो 10,000 का पेमेंट करना था, मैंने 3,000 ई क्रेडिट लेजर यूज करा, बाकी 7,000 ई कैश लेजर यूज करा। अब इसका रिफंड आने वाला है। अब डाउट ये है कि जो रिफंड आएगा उसमें क्या पूरा 10,000 ई कैश लेजर में आएगा? नहीं भाई, जब रिफंड आएगा तो 3,000 ई क्रेडिट में आएगा और 7,000 ई कैश लेजर में आएगा। तो जो आपका ओरिजिनल मैकेनिज्म था पेमेंट करने का, बस रिफंड भी उसी के हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल सी बात। उसके बाद अब आ जाओ भाई इंटरेस्ट के ऊपर। देखो, इंटरेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते तो हैं, इसलिए सब ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट में थोड़ी बहुत बातें हैं, सिंपल। सबसे पहले लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखो, आपको भी पता है
जीएसटी का रिटर्न 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में जाता है। तो अगर हम अप्रैल की बात करें तो जो हमारा अप्रैल का महीना है उसका रिटर्न जाएगा 20 मई को। बेसिक सिंपल बात आपको अगर मैं बताऊं तो अगर मेरा रिटर्न 20 मई की जगह 28 मई को गया है तो कितने दिन डिले हो गया? 8 दिन। अब ये जो 8 दिन डिले हो गया, इस 8 दिन के ऊपर ब्याज लगेगा। अब बचपन से आपने सीखा है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 3 चीजें चाहिए रहती है, एक तो प्रिंसिपल डेट इज अमाउंट, एक रेट, एक टाइम, और वो 100 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेट फिक्स है जीएसटी का 18%, 18% का रेट लगता है। अमाउंट, अब एक झगड़ा तो अमाउंट का है, टाइम का कोई झगड़ा नहीं है। टाइम बस बेसिकली टाइम क्या, 20 मई 28 मई, कोई दिमाग नहीं लगाना। 28 में से 20 गए, कितने दिन? 8 दिन। ठीक है, ठीक है। अब एक है हमारी ग्रॉस लाइबिलिटी 20,000, एक है हमारा आईटीसी 12,000 और एक है 8,000, डेट इज ई कैश लेजर, इसी को बोलते हैं नेट लाइबिलिटी। अब ब्याज हम किस पे लगाएं? ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगाएं कि जो आईटीसी माइनस करने के बाद अमाउंट आया उस पे लगाएं? तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर रिटर्न फाइलिंग में डिले करा है तो आप ब्याज लगाओ नेट लाइबिलिटी पे, दैट इज वो अमाउंट जो पे करना है विद द हेल्प ऑफ ई कैश लेजर। तो 20,000 में से 12,000 गई, जो 8,000 है ना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा कितना परसेंट? 18%, और टाइम कितना? 8 डेज। तो 8 इंटू 18% इंटू 8 अपॉन 365, इसके ऊपर लग जाएगा आपका ब्याज। ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया और बाद में कोई गलती निकली, आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया है पर बाद में कोई गलती निकली, तो जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अटेम्प्ट जल्दी जल्दी में दे दिया, घाई घाई में दे दिया, 3 रिवीजन नहीं करे, 2 मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो आईसीए आपको छोड़ेगा क्या? आईसीए आपको नहीं छोड़ेगा। आईसीए आपको टना 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 बंदूकों से उड़ा देगा। बट अगर आपने सोचा कि हम भले अटेम्प्ट डिले हो जाए पर हम तैयारी ऐसी करेंगे कि आईसीए जो पेपर बना दे हम तो उसमें पास हो जाएंगे, तो आईसीए बोलेगा ठीक है भाई माफ करा। तो लॉ मेकर यही बोल रहा है कि अगर रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया पर अगर बाद में गलती निकली तो हम इंटरेस्ट आपसे ग्रॉस लाइबिलिटी पे लेंगे, डेट इज ये ज्यादा वाला अमाउंट। पर अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करा, अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छे से अटेम्प्ट देना, बाद में तैयारी करके, तो हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे पता है किस पे? इस नेट लाइबिलिटी पे लेंगे। तो भले रिटर्न लेट फाइल करा पर सही करा तो नेट लाइबिलिटी पे ब्याज लेगा, डेट इज आफ्टर आईटीसी। और अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में रिटर्न टाइम पे फाइल करा पर बाद में गलती पकड़ा गई तो इंटरेस्ट लगेगा आपका ग्रॉस लाइबिलिटी पे। बोलो माता रानी की जय। तो सर इसका कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ तो राजा इसका एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत जोरदार क्वेश्चन है मॉड्यूल का, एग्जाम में एज इट इज आया था। हर बार ये वाला क्वेश्चन मैं बताता ही हूं और पिछली बार तो एग्जाम में आ ही गया, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, ABC Limited have filed GSTR 3B for the month of July within the due date, that is 28/22. Post filing of the return, the registered person has noticed that the tax dues of 40,000 has not been paid. मतलब रिटर्न तो सही फाइल कर दिया पर फाइल करने के बाद अब गलती पकड़ा गई, तो सर अब सजा मिलेगी क्या? हाँ भाई सजा मिलेगी, आपने घाई घाई में क्यों जल्दी रिटर्न फाइल करा। ठीक है, तो बाद में आपको ये 40,000 पे करना था, तो इस 40,000 को मैं बोलूंगा ग्रॉस लाइबिलिटी। इसमें से आपने क्रेडिट लेजर यूज करा 10,000 का, बचा कितना? 30,000, डेट इज सर ब्याज कितने पे लगेगा? तो ब्याज लगेगा आपका 40,000 पे ग्रॉस लाइबिलिटी पे। ठीक है,
सर रेट कितना रहेगा? रेट रहेगा हमारा 18%। फिर एक और चीज कि सर कितने दिन का ब्याज लगेगा? तो भाई देखो 20 अगस्त है ना, और हमने ये कब रीपेमेंट कर दिया, एक बार देख लेते हैं अपन ने कब ये रीपेमेंट कर दिया। तो हमने इसका रीपेमेंट करा है 20 अक्टूबर को। तो 20 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर, अब देखो दिन कैसे गिनने, अगस्त में 31 दिन, 31 में से 20 गए 11, सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में 20 दिन। तो 30 और 20 50, 50 और 11 कितना? 61 डेज। ठीक है, तो 61 डेज पे आपका ब्याज लग जाएगा 40,000 इंटू 18% इंटू 61 अपॉन 365। तो टोटल हमारा ब्याज कितना आ गया? 1203 रुपए का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट विड बी योर आंसर इफ GSTR 3B हैज बीन फाइल्ड belatedly? तो इसका मतलब यह है कि आपने रिटर्न लेट फाइल करा, अच्छी बात है, कम से कम गलती तो नहीं करी। तो अगर आपने लेट फाइल करा तो लॉ मेकर बोलता है ठीक है यार 40,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, 40 में से 10 गए, 30,000 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो रेट वही रहेगा सर 30,000 इंटू 18% इंटू 61 अपॉन 365। आया समझ में? तो बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, एक इंटरेस्ट का पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये रहा। ठीक है, देखो, पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बट बिफोर सेक्शन 73-74 नोटिस, इंटरेस्ट ऑन नेट GST लाइबिलिटी, मतलब माइनस करने के बाद। पर नोटिस आ गया है सेक्शन 73-74 का, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम इंटरेस्ट लगाएंगे ग्रॉस GST लाइबिलिटी का। कि राजा अगर शो कॉज नोटिस आ गया है 73-74 का, डिपार्टमेंट ने आपकी गलती पकड़ ली है, तो भाई अब कुछ भी नहीं, ग्रॉस लाइबिलिटी पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक और इंटरेस्ट है रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। इस पे ब्याज तभी लगेगा अगर ITC अवेल करा पर यूटिलाइज नहीं करा, कोई इंटरेस्ट नहीं। अवेल और यूटिलाइज करा तो इंटरेस्ट लगेगा। कहां से सर? फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट और टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। ठीक है, अब सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब अगर आपका रिटर्न से टैक्स पे हो रहा है तो जब आपका ड्यू डेट है GSTR 3B का और एक्चुअल फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर, वो वाली तारीख ले लेना। यहां से लेकर जिस दिन आपने फाइनल रिपेमेंट करा वो, और अदर केसेस में जिस दिन ई क्रेडिट लेजर में पैसा डेबिट हुआ वहां से हम ब्याज को गिनेंगे। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एग्जांपल देखना है, मैंने आपके लिए बनाया। मिस्टर साहिल हैज रॉन्गली अवेल्ड ITC इन अगस्त 5 लाख। रीपेमेंट डेट है 20 जनवरी और ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस है 8 लाख रुपए। ठीक है, सबसे पहले केस 1, सितंबर में मेरी लाइबिलिटी है 12 लाख रुपए की। ठीक है, अब इस 12 लाख की लाइबिलिटी में सर आप मुझे बताओ मेरे पास कितना ITC पड़ा हुआ है? तो भाई हमारे पास तो 8 लाख का ITC पड़ा हुआ है, करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो 12 लाख की लाइबिलिटी, आठ लाख का ITC, 2 ITC हमारे पास, एक तो 8 लाख का ITC, ये 8 लाख के ITC को हम बोलेंगे अच्छा ITC, गुड ITC, और ये 5 लाख के ITC को हम बोलेंगे बैड ITC। बैड ITC का मतलब है कि सर यू आर नॉट एलिजिबल, पर फिर भी आपने अवेल करा, पर मैं इसके ऊपर ब्याज तभी लगाऊंगा जब मैं उसको यूज करूंगा। तो भाई 12 लाख की लाइबिलिटी में मैंने 8 लाख यूज करा, क्या मैंने बुरा ITC यूज करा? नहीं करा, तो इंटरेस्ट की बात भी नहीं होगी। अब बचा कितना? 4 लाख। अब मैं 4 लाख का पेमेंट करने के लिए अगर इस 5 लाख में से 4 लाख यूज कर रहा हूं तो इंटरेस्ट लगेगा, पर कौन से अमाउंट पे लगेगा? 4 लाख रुपए पे लगेगा। बोलो माता रानी की जय। तो राजा 4 लाख पे लगेगा। सर कौन सी डेट? तो अब वही बता रहा था कि अगर टैक्स पेड थ्रू रिटर्न है तो ड्यू डेट और एक्चुअल फाइलिंग डेट विचएवर इज अर्लियर। तो महीना कौन सा है भाई? सितंबर। सितंबर
अगस्त लाइबिलिटी है सितंबर की, महीना है आपका अगस्त, तो भाई अगस्त का रिटर्न जाता है 20 सितंबर और एक्चुअल फाइलिंग डेट क्या है, एक्चुअल फाइलिंग डेट है 18 सितंबर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आपको गिनना पड़ेगा कहां से ब्याज, 18 सितंबर से आपको ब्याज गिनना पड़ेगा। 18 सितंबर से कहां तक, 18 सितंबर से एक्चुअल रिपेमेंट कब हुआ है, ठीक है, तो कुछ दिन आएंगे 124, तो सर 124 कैसे आएंगे, अरे बेटा 18 सितंबर में 30 में से 18 गए 12, फिर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, नहीं जनवरी में 31 कहां से हो गए, तो अपने को तो 20 जनवरी को रीपेमेंट हो गया ना, तो 2 मिनट, तो प्लस 20 कितने आ गए 124, तो 124 दिन का ब्याज लग जाएगा कितने के ऊपर, 4 लाख इंटू 124 इंटू 18%। अब अक्टूबर 2 लाख, पर राजा 2 लाख में से मैं यूज कितना कर सकता हूं, सर आप 1 लाख ही यूज कर सकते हो क्योंकि 5 लाख में से 4 लाख ऊपर यूज कर लिया, तो अब 1 लाख पे ब्याज लगेगा, वही 18 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक दिन गिन लेना और ब्याज का कैलकुलेशन हो जाएगा। केस नंबर 2 8 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 8 लाख का पेमेंट करना है, मैंने 8 लाख गुड आईटीसी यूज करा, कोई ब्याज की बात होगी नहीं ना क्योंकि ये तो यूज नहीं हुआ। सर 5 लाख की लायबिलिटी, ओहो हो, अब ये जो 5 लाख की लायबिलिटी आपने पूरा 5 लाख यूज करा तो पूरे 5 लाख पे ब्याज लग जाएगा, कौन सी तारीख से, 18 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी। तीसरे केस में 0 और 5 लाख की लायबिलिटी अक्टूबर में, राजा मैं पहले इस 8 लाख को यूज करूंगा और इसको भी यूज करने के बाद थोड़ा सा पेमेंट बच जाएगा, तो यहां पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। इसका मतलब इंटरेस्ट बस एक ही केस में लगेगा जब आपने आईटीसी अवेल करा एज वेल एज उसको क्या करा, यूटिलाइज करा। ठीक है, डन क्या, इसमें एक अमेंडमेंट आया, बिल्कुल ध्यान से समझना ये अमेंडमेंट क्या बोल रहे हैं। अमेंडमेंट बस इतना सा है कि भाई अगर मेरे पास 40,000 का आईजीएसटी क्रेडिट है, 5,000 का सीजीएसटी क्रेडिट है और 4,000 का एसजीएसटी क्रेडिट है, ठीक है, वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो आप इंटरेस्ट इफ आईजीएसटी लायबिलिटी इज 30,000, ठीक है भाई। चलो सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास सपोज करो आईजीएसटी क्रेडिट है 40,000 का, सीजीएसटी क्रेडिट है 5,000 का और एसजीएसटी क्रेडिट है 4,000 का, इस 40,000 में रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है 15,000 और अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 30,000, ठीक है। अब डाउट यह आया कि सर ये इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। देखो लॉ मेकर ने बोला कि इस 30,000 में सबसे पहले तो आप अच्छा आईटीसी यूज करो, तो 40 में से बुरा कितना है, 40,000। अपन इसको शुरू से शुरू करते, 40,000, सीजीएसटी का क्रेडिट 5, एसजीएसटी का 4, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ आईजीएसटी लायबिलिटी इज 30,000, ठीक है। सबसे पहले इस 30,000 में से मैं अच्छा आईटीसी यूज करूंगा, तो 40 में से 15 खराब है, अच्छा कितना है 25। अब 25 यूज करने के बाद भी मेरे पास कितने बचे, 5,000 बचे। अब राजा एक बात बताओ, मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी भी तो बचा है और मैं आईजीएसटी को पे करने के लिए सी और एस भी तो यूज कर सकता हूं, तो क्या यहां पे इंटरेस्ट लगेगा? भाई किस बात का इंटरेस्ट, यहां पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि भाई ये देखो ना कितना पड़ा है हमारे पास, 9,000 हमारे पास पड़ा है और मेरे को पेमेंट सिर्फ कितना करना है 5,000, तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। सर अगर आईजीएसटी लायबिलिटी 38,000 है तो एक काम करो, 38 में से पहले 25 वाला यूज करो, बचा कितना 13। अब इस 13 में से 5 और 4 और यूज कर लो, बचा कितना 4। तो लॉ मेकर बोलता है कि भाई अब इंटरेस्ट तो लगेगा पर सिर्फ कितने रुपए पे, 4,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 18% के रेट से, जब से यूटिलाइज करा और टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट। इतनी सी बात, और इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ आईटीसी अंडर एनी हेड्स ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, कि जो हमारा आई, सी और एस में पैसा पड़ा है उसको हम आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं।
तो ये बोल रहा है कि आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि जो टोटल आईटीसी अवेलेबल है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में मिला के, अगर वो कम पड़ रहा है तो जितना कम पड़ रहा है उतने के ऊपर ब्याज दो, पर अगर वो ज्यादा है तो कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। तो बस इतनी सी बात ही इन्होंने यहाँ पे करी। तो जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि सर जो पहला केस था उसमें 5,000 तो बच गया और पढ़ा कितना है, 9,000 पढ़ा है, तो 9,000 पढ़ा है, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। और दूसरे केस में 13,000 और पढ़ा कितना है सर, 9,000, तो ब्याज की तो बात होगी, बस वो भी कितने अमाउंट पे, 4,000 रुपए पे ब्याज की बात होगी। एक और चीज बस ये पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, इसको समझना इंपॉर्टेंट था, लिखा हुआ कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और सर्कुलर आया है कि सर व्हाट अबाउट कंपनसेशन सेस, तो अगर कोई पैसा कंपनसेशन सेस में पड़ा हुआ है तो उसको क्या हम दूसरे हेड के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। कंपनसेशन सेस का पैसा कैन बी यूज ओनली फॉर कंपनसेशन सेस। तो इतनी सी बात कही है कि सिंस आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन सेस कैन बी यूटिलाइज ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कंपनसेशन सेस, तो जो ऊपर वाला कैलकुलेशन है वो एज इट इज सेम रहेगा, अननेसेसरी कंपनसेशन को बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कंपनसेशन सेस भी दे देता तो ऊपर वाले कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। सर एक और क्वेश्चन बता दो ना इसका। देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। सपोज करो आईजीएसटी है 60,000 का क्रेडिट, 10 और 5, इसमें 10,000 रॉन्गली अवेल्ड है। आईजीएसटी लाइबिलिटी कितनी, 70,000। कुछ भी नहीं करना, इस 70 में से अच्छा कितना, तो 60 में से 10 गए, 50 अच्छा, ठीक है। तो 70 में से 50 तो अच्छा है, आप यूज कर लो। अभी कितना बचा, 20। अभी और भी कितना यूज कर सकते हैं, 15। तो बचा कितना, 5। इस 5,000 पे क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। इतनी सी बात। दूसरे केस 85 में से पहले अच्छा यूज कर लो 50, तो 85 में से आपने 50 यूज कर लिया, बचा कितना, 35। अब एक बात बताओ, 35 में से और कितना आपके पास है, 15 ही है राजा, तो 15 और यूज कर लो, बचा कितना, 20। अच्छा इस 20,000 में भी आप मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा। अरे हम अवेल्ड और यूटिलाइज कितना कर रहे हैं, 10,000, तो इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे लगेगा, 20 पे नहीं लगेगा, 10,000 पे लगेगा, क्योंकि वही तो हमने आईटीसी अवेल और यूटिलाइज करा है। बाकी तो 10,000 मुझे ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, आई बात समझ में। बस हाँ, पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई अमेंडेंट नहीं है। तो इसी के साथ आपका पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत ही कम दिन बाकी है आपके एग्जाम में। फटाफट से सारी चीजें कवर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं 8962987989। इस पे आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या तो मैं जवाब दे दूंगा या माई टीम विल रिवर्ट बैक टू यू। एनी गाइडेंस रिलेटेड इश्यूज को समझ में नहीं आ रहा है तो आपका भाई बैठा है, आपको पास करा के जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।